तुम डर रहे हो कि नहीं। तो सुनो, टोटल डेज जो है अभी तक तुम्हारे पास रह गए वो 195 डेज है, ठीक है तुम्हारे पास। उसमें से टोटल सब्जेक्ट्स है 7, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के 27 डिवाइड करेंगे हम लोग 195 को 7 से, तो 27 डेज आते हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के। अकाउंट का 27, स्टेट्स का 27, सबका 27 27 27 27 डेज आ रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता 195 के 195 डेज तुम पढ़ोगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोग ने 10 दिन या 15 दिन स्किप कर दिया, कुछ हो गया भाई, दिवाली आ गई, उत्तरायण हो गया ना, बहुत सारा आएगा, ठीक है, नवरात्रि है, ये सब है, ठीक है। तो मान लेते हैं 15 दिन चले गए तो 180 डेज रह गए। 180 डिवाइड बाय अगर मैं 7 करता हूँ तो 25 डेज रहते हैं हर सब्जेक्ट के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए वो थरोली आते हैं तुम लोगों को। थरोली का मतलब होता है कि मैं अभी पूछूं तो अभी आ जाना चाहिए, ऐसा थरोली का मतलब ये होता है, ठीक है। सो आते हैं, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ या ना? ना। वेरी गुड। एकदम परफेक्ट नहीं होते। थरोली मतलब बोला है पहले कि अभी पूछो आना चाहिए, मतलब परफेक्ट हो गया वो, ठीक है। हाँ वही नहीं आते। नहीं आते, वेरी गुड। वो क्यों नहीं आते उसका कारण भी मैं ही बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोग है ना, एक बार जब तुम लोग को काम दिया हो ना, उसके बाद एक बार करके वो तुम रख देते हो, ठीक है। तुम्हारे पास ना कोई प्लानिंग है, ना तुम ऑर्गेनाइजिंग करते हो, ना तुम स्टाफिंग करते हो, ना तुम डायरेक्टिंग करते हो, ना तुम कंट्रोलिंग करते हो, ठीक है। ये जो बिजनेस के जो पार्ट्स है वही तुम फॉलो नहीं करते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लानिंग में तुमने आज तक कभी प्लानिंग बनाया ही नहीं है कि मेरे को आज पूरे दिन में करना क्या है, ठीक है। जैसे उठते हो वैसा होता है, वैसा होता जाता है, हो जाता है, हो जाता है और वो खत्म हो गया। पर ऐसा अब नहीं चलेगा, ठीक है। अब कोर टाइम आ गया है। कोर टाइम का मतलब है अब ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। आज मैं सिर्फ 40 मिनट्स लूंगा तुम्हारे, और 40 मिनट्स में ऐसा बताऊंगा कि तुम 90% मार्क ला सकते हो, ला सकते हो, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। ऐसा नहीं बोला आएंगे ही, पर ला सकते हो अगर तुमने अभी से स्टार्ट किया जो मैं बोल रहा हूँ वैसा, तो ही, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया ये, ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर वही का वही, कल सुबह होगी, खाना खाओगे, सो जाओगे, लेक्चर होगा, अटेंड करोगे, वही का वही चलता रहेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि वही तुम रिपीट करो कल से या अभी से। तो पहला तो स्टेप ये है, टोटल 10 स्टेप्स है, उसके बीच बीच में मेरे दूसरे 2-4 स्टेप्स है जो मैं बताते रहूंगा तुमको क्या करना है, कैसा है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू स्टडी। अपने आप को थोड़ा समय दो पढ़ने के लिए। तुम लेक्चर्स अटेंड करते हो, वेरी गुड। होमवर्क करते हो, वेरी गुड। तुम स्कूल के लेक्चर्स अटेंड करते हो, हाँ वेरी गुड। होमवर्क करते हो, वेरी गुड। उसके अलावा क्या? यू डोंट गिव योरसेल्फ टाइम टू स्टडी। तुम अपने आप को हर सब्जेक्ट का 1 आवर नहीं देते हो, ठीक है। अकाउंट का 1 आवर, मैं चलो आज मैं 1 आवर अकाउंट का है ना, जो मेरा चैप्टर्स पुराना हो गया था, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, वो करता हूँ, ठीक है। मैं 1 आवर जो मेरा गुडविल हो गया वो करता हूँ। फॉर्मूला ही नहीं आती है गुडविल की, अभी पूछूंगा कोई फॉर्मेट तो नहीं आता होगा, कंपलसरी है, मैं बोलता हूँ मुंह पे, अभी भी नहीं आता होगा। कोई भी फॉर्मूला पूछ लो गुडविल में से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये चैप्टर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हार्ड होते जा रहे हैं। मैं चैप्टर सारे इजी इजी करवा चुका हूँ, अब धीरे 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 करके वो हार्ड हार्ड चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। और डेज कम है और तुमको उसमें खत्म करना है, ठीक है। सो मेक अ स्टडी शेड्यूल दैट इफ फिट्स योर वे ऑफ स्टडी। तुमको जैसा सही लगता है तुम शेड्यूल बनाओ, एंड डू नॉट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट मिनट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ लेना कि लास्ट मिनट तक कुछ भी मत रखो। लास्ट मिनट तक तुमने रख दिया यानी खत्म हो गया, मतलब तुमको वो बोर्ड में आएगा ही नहीं। 100% लास्ट मिनट पे रखा ना, जिसने भी जो भी चीज रख दी कि लास्ट मिनट एग्जाम के अगले दिन में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, हो गया, उसका एग्जाम में कभी मार्क्स नहीं आ सकते। While some students do seem to thrive on a last minute studying, often this way of partial studying is not the best approach for the exam preparation. देखो यहाँ पे ये लिखा है कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट के लिए रखते हैं कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा या फिर ये डेट को पढ़ूंगा, वो डेट को पढ़ूंगा, वो कभी भी अच्छे अप्रोच से पास नहीं हो सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते एग्जाम के लिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनाने के साथ तुम्हारे पास हर रोज अकाउंट से चिको बीए का काम होना चाहिए तुम्हारे पास। अकाउंट का एक चैप्टर ले लो रोज, अगर वो चैप्टर वापस आता है तो वापस रिपीट करो। तो रोज 1 आवर में वो चैप्टर खत्म करो फिर से,
एक का एक 10 बार देखोगे ना तो तुमको लर्न होगा, समझ में आएगा। पर तुमने एक चीज 10 दिन पहले लर्न की होगी फिर नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं आएगा। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, राइट डाउन हाउ मेनी एग्जाम्स यू हैव। पहले तो तुम्हारे पास 7 एग्जाम है, तुमको पता है, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस यू हैव टू लर्न, ठीक है, वो तुमको काउंट करने की जरूरत नहीं है, तुमको चैप्टर्स लिखने के, पेजेस नहीं लिखने, तुमको चैप्टर्स लिखने के। एंड द डेज यू हैव लेफ्ट, मैंने बता दिया डेज तुम्हारे पास 195 बचे हैं। आफ्टरवर्ड्स ऑर्गेनाइज योर स्टडी हैबिट्स अकॉर्डिंगली। अभी तुमको इसमें कंफ्यूजन होगा कि मैं इसके अंदर किस तरह से मेरा स्टडी को ऑर्गेनाइज करूं। तो फर्स्ट ये कर सकते हो, तुम्हारे पास 195 डेज है, 7 सब्जेक्ट्स है। ऑर्गेनाइज इस तरह से करो कि जो चैप्टर्स हो गए हैं उसको बार बार रोज रिपीट करना है। जैसे कि आज अकाउंट का एक चैप्टर है, उसको रिपीट करो। उसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट लो साथ में, अकाउंट, इको, बीए, स्टैट्स, इस तरह से 2 सब्जेक्ट लो। इंग्लिश का सैटरडे संडे फिक्स रखो या कोई 2 दिन रखो, गुजराती के लिए कोई 2 दिन रखो, कंप्यूटर के लिए 2 दिन रखो, ठीक है। बाकी अकाउंट, फिर इको या फिर स्टैट्स, बीए, इस तरह से 2 रोज एक चैप्टर्स, 2 सब्जेक्ट लेने के एक चैप्टर्स। ये सब है ना कब करना है, जब तुम्हारा होमवर्क खत्म हो जाए, तुम्हारा स्कूल का ट्यूशन ऑनलाइन सब खत्म हो गया, उसके बाद का ये शेड्यूल है तुम्हारे लिए, ये खुद के लिए, ना कि ये ऑनलाइन पढ़ लिया यानी खत्म हो गया, वो नहीं है। ये खुद करना है, होमवर्क करने के अलावा का समय का टाइम का बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत टाइम है तुम्हारे पास पर तुम लोग कुछ करते नहीं हो, पता नहीं क्यों। सेकेंड पॉइंट है मेक श्योर योर स्टडी स्पेस इज ऑर्गेनाइज्ड। अभी स्पेस ऑर्गेनाइज क्या होता है वो मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे लिए वो इजी हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम आएगी तो तुम्हारे पास एग्जाम होगी, जब आ रही होगी तब तुम्हारा टाइम होगा 3 o'clock to 6 o'clock होगा, ठीक है। उसका टाइमिंग मैं तुमको बता देता हूँ। शाम का 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक की एग्जाम होगी तुम्हारी, ठीक है। अभी वो टाइम एक ऑकवर्ड टाइम है, ठीक है। 6 बजे घर जाओगे, खाना वाना खाओगे, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे पता नहीं, 12 बजे तक शायद पढ़ते हो तुम लोग, फिर सो जाओगे, फिर सुबह में जल्दी उठोगे, 2 बजे तक का टाइम होगा, क्योंकि 2 बजे निकल के फिर 3 o'clock उसकी एग्जाम देने जाना होगा, ठीक है। उसके लिए तुमको ऑर्गेनाइज क्या करना है, तो तुम्हारे अकाउंट्स की पूरा जो भी स्टडी मटेरियल है, नोटबुक, बुक, जो भी है, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में एक जगह पर होना चाहिए। फिर तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक का है तो सब कुछ डाइजेस्ट, उसकी नोटबुक, उसकी फॉर्मूला बुक, उसकी शॉर्टकट्स जो भी हमने बनाई है, अलग अलग बुक्स बनाई है अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग टॉपिक वाइज, वो बुक को ऑर्गेनाइज वे में रखना है। मतलब तुम्हारा डेस्क जो होता है, जब भी तुम अकाउंट करने बैठते हो तो अकाउंट से रिलेटेड सारी बुक तुम्हारे सामने होनी चाहिए, तुम यहाँ वहां ढूंढने नहीं बैठोगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। पहले से ऑर्गेनाइज करके रख दो अभी से कि मेरा मटेरियल ये अकाउंट का है, स्टेट्स का है, इको भी का, उसको कभी भी मिक्स नहीं करने का, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको वही रहने देने का। अकाउंट अकाउंट के साथ, स्टेट्स के साथ, सारी बुक्स एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज अ सेकंड मोस्ट थिंग, क्योंकि ये इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। रात लास्ट मिनट में अरे वो बुक कहाँ थी, अरे वो बुक में कहाँ लिखने रह गया है मेरा, वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो इधर है, वो रह गया है, पता नहीं कहाँ मिल नहीं रहा है। इको का बीए में चला जाता है, बीए का इको में, इंग्लिश का मिल ही नहीं रहा है, माड़े में रखा था दिवाली के पहले, हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ensuring that the room is sufficiently bright and your chair restful। हाँ, कभी भी पढ़ने बैठो, don't sit on sofa, don't sit on बेड, ठीक है। बेड पे पढ़ने नहीं बैठना है, ना तो सोफा पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखना है, यू हैव टू सीट ऑन अ चेयर एंड अ टेबल, क्योंकि बेड पे बैठोगे तो नींद आएगी, ठीक है, सबसे पहली चीज। फिर आर ऑल्सो पॉइंट्स टू कंसिडर, पे अटेंशन टू डिटेल्स दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू एंड रिमूव देम फ्रॉम योर स्टडी टेबल। ऐसी चीजें होती है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे कि तुम्हारे सामने कुछ खिलौना पड़ा है, ठीक है, अब वो खिलौना पड़ा है या टेडी बियर पड़ा है या कुछ और पड़ा है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, बार बार तुमको उसको पकड़ते हो, खेलते हो, ऐसा सब करते हो, ठीक है। तो पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें होगी वही तुम्हारी वहां होनी चाहिए, और कोई भी चीज वहां पे होनी चाहिए नहीं, ठीक है। तुम्हारा डेस्क और टेबल पे सिर्फ सफिशिएंट बुक का जो होगा वही चीजें वहां अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, एक किट बना के रख दो पहले से ही, अभी से। किट में क्या होगा, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल छोटी वाली, एक बड़ी वाली भी रखने की है, कैलकुलेटर होगा, ये किट है तुम्हारा, ठीक है। ये किट का मतलब क्या होता है, ये अकाउंटेंट की जरूरत की चीजें हैं जो तुम जब भी सम करने बैठते हो या कुछ पढ़ने बैठते हो, ये चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए,
कैलसी, बड़ी स्केल, छोटी स्केल, रबर, शार्पनर, पेंसिल, 2-3 पेंसिल होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, बस इतनी चीजें होनी चाहिए। और हाइलाइटर हो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। इतनी चीजें होनी चाहिए, उसके अलावा कोई चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल का यूज नहीं करना है, ठीक है, ज्यादातर। हाँ चलो, तुमको पता चल रहा है कि तुमको कुछ जरूरी पीडीएफ फाइल है उसमें से हमें पढ़ना है, तो प्रिंट आउट कराओ, ठीक है, कैसे भी। अगर निश्चित तेरे से प्रिंट आउट नहीं होती तो मेरे घर पे आके प्रिंट आउट करा के जा, पर मोबाइल का यूज मत कर। निशित, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है अभी। और दूसरी चीज, ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास अवेलेबल होती है तो मोबाइल को साइड में रख दो। अगर मोबाइल लेके बैठे हो तो एयरप्लेन मोड पे डालो, ठीक है। एयरप्लेन मोड पे डालने से क्या होगा, ना तो किसी का फोन आएगा, ना तुम किसी को मैसेज कर पाओगे, ना तुम किसी को फोन कर पाओगे। एयरप्लेन का मतलब होगा कि तुम सिर्फ पीडीएफ फाइल देख रहे हो और तुम्हारा काम कर रहे हो, ठीक है, ये जरूरी है। फिर दूसरा आता है, make sure that you feel comfortable in your study space and that you are able to focus. For some individuals this may mean complete silence, while for others listening to music helps. देखो, किसी किसी को म्यूजिक के साथ अच्छा होता है, ठीक है, पर मैं इसके खिलाफ हूँ, ठीक है। मेरे को म्यूजिक से होता था, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों खिलाफ है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम फिर इतने म्यूजिक में चले जाते हो ना कि तुम समझो कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं होता वो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो म्यूजिक में तुम खो जाते हो, तुमको एक्चुअली खोना सम्स में है, ठीक है। म्यूजिक तो तुम्हें सिर्फ पीस देता है, ठीक है, कंसंट्रेशन कर सकूं, कंसंट्रेट कर सकूं, आजू बाजू क्या हो रहा है वो ध्यान ना दूं, पीस दे सकता है तुमको। तो म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक ऐसा सुनो जिसमें लिरिक्स ना हो, समझ लेना क्या बोलता हूँ मैं। लिरिक्स मतलब ट्विंग टिंग टूंग टिंग ऐसा आवाज आता हो, ऐसा म्यूजिक होना चाहिए, उसमें ना कोई लिरिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। म्यूजिक ऐसा सुनो, ठीक है, तो ही तुम फोकस कर पाओगे उसके अंदर। अगर लिरिक्स है तो लिरिक्स गाते रहोगे और फिर वहां पे तुम कुछ ना कुछ और करते रहोगे, वो तुमको हेल्प नहीं करेगा एग्जाम के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट ये है, सम ऑफ अस नीड order to focus while others like to study in a more cultured environment. Make sure your study space is friendly and pleasant so that you can fully concentrate. देखो, खिड़की वाली जगह होती है ना, वो ज्यादातर अच्छी होती है, ठीक है। एयर सर्कुलेशन रहता है, तुम तो माइंड फ्रेश कर सकते हो, थोड़ा अच्छा रह सकता है माइंड तुम्हारा, ठीक है। बंद कमरे में बैठ के करोगे तो मेंटली पागल हो जाओगे। तो खिड़की वाली जो जगह होगी उसके आसपास देखने का, वहां बैठने का, टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, और कुछ नहीं। बेड पे बंद कर देना, सोफा बंद कर देना, वो दोनों चलेगा ही नहीं, क्योंकि नींद आएगी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आलस आएगा, लेजीनेस बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। अब जो ऐसा समय आ रहा है ना धीरे धीरे, उसमें लेजीनेस बढ़ता जाएगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, एग्जाम अभी देर है, ऐसा सब माइंड में आएगा, ठीक है। ऐसा सब अब माइंड में आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले तो लग रहा था नया नया है तो आज सीखूंगा, कल सीखूंगा, ऐसा सब लगेगा। अब ऐसा नहीं लगेगा, अब ऐसा लगेगा कि कल करूंगा, परसों हो जाएगा, ऐसा सब लगेगा। मैं टाइम टेबल बना दूंगा, फिर से आज 2 चैप्टर रह गए तो कल 2 चैप्टर एक साथ कर दूंगा, फिर वो 2 चैप्टर करने जाऊंगे तो वो 5 चैप्टर रह जाते हैं। समझ लेना, जो लिखा है आज करना है वो आज ही करो। अभी देखो, ये मैं यूज करता था, ठीक है, तुम लोग यूज करते हो क्या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरे 87 थे परसेंटेज, ठीक है, बोर्ड में 12th में। तुम यूज करो या ना करो मुझे नहीं पता। यूज फ्लोचार्ट एंड डायग्राम्स, यूजुअली एड कैन बी स्पेशली हेल्पफुल व्हेन रिवाइजिंग स्टडी मटेरियल। जैसे कि फ्लोचार्ट कैसा होना चाहिए तुम्हारा, अकाउंट लिखा तुमने, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट लिखा, सपोज मान लेते अकाउंट लिखा, अकाउंट के चैप्टर्स लिखो 1 2 3 4 5, पार्ट 1 1 2 3 4 5 6 7, पार्ट 2 1 2 3 4 5 6, जो चैप्टर्स हो गए उसमें टिक करो, और रोज डेली एक चैप्टर उसमें से लो, और उसको दूसरे दिन दूसरा चैप्टर मतलब स्टैटिस्टिक्स का लोगे, फिर तीसरे दिन अकाउंट, फिर चौथा दिन वापस स्टैटिस्टिक्स, ऐसे बार बार ऐसा करते जाओगे तो एक चैप्टर तुम्हारा 10 बार सॉल्व होगा, एक चैप्टर 10 बार। और मैंने तुमको सब दे दिया है कि ये चैप्टर में इतना करना है, ये चैप्टर में यही सम्स करने के, उसके अलावा टच ही मत करो, उसके अलावा देखने का ही नहीं तुमको उसको। At the start of a topic, write down everything you already know about the subject. ये इसका कोई जरूरत नहीं है, ये हाई लेवल के लिए। Now, closer to the exam, transfer your revision notes in a diagram. ये भी तुम कर सकते हो डायग्रामेटिक फॉर्मेशन में। ये बोलता हूँ डायग्राम मतलब क्या, जो तुमने शॉर्टकट्स क्रिएट किए होंगे, ठीक है ना, वो तुम्हें मदद करेंगे। मैं जैसे तुमको कल ऑपरेटिंग के लिए तुम्हें बताया था, नॉन कैश एक्सपेंस की लिस्ट तैयार कर लो, तो तुम्हें टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास फॉर्मेट होगा,
तुम्हें पास पता है, तुम्हारे हिसाब से नोट्स बनाओ कि अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सम कर रहा हूँ तो उसके अंदर पार्ट 1 मुझे क्या पता होना चाहिए, तो ये उसका टेबल है। पार्ट 2 क्या है, तो वो इसका टेबल है। पार्ट 3 क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, उसके अंदर ये लिस्ट है। फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये रही लिस्ट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये रही लिस्ट। उस तरह से तुम खुद बनाओ बैठ के। जब चैप्टर फर्स्ट बार करते हो तो एक बार बनाना पड़ेगा, फिर दूसरी बार बनाने की जरूरत नहीं, दूसरी बार तो क्या देखने का ही होता है उसमें से तुमको, ठीक है। ऐसा तुम कर सकते हो। प्रैक्टिस ओल्ड पेपर्स वो हम करेंगे दिसंबर के बाद, उससे पहले कोर्स खत्म करेंगे। दिसंबर के बाद तुमको हर सब्जेक्ट के 20 पेपर सॉल्व करने हैं इफ यू वांट टू स्कोर 85 से 90 के बीच में। सुन लेना, मैं वापस बोलता हूँ, 85% से लेके 90% के बीच में अगर किसी को मार्क्स लाने हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता किसको लाने हैं, पर मैं बोल रहा हूँ जिसको लाने हैं उसको 20 पेपर मिनिमम, 20 मिनिमम, मैक्सिमम आई डोंट वांट टू टेल यू कि कितने तुम कर सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, पर मिनिमम 20 पेपर्स करोगे ना, और वो मैं जो बोलूंगा वो 20 पेपर्स करोगे, उसके बाद 1 मार्क से कम का भी कुछ नहीं, मतलब एक भी ऐसा नहीं मिलेगा पेपर में कि वो तुम्हारे बाहर से आया है। तुमको पूरा डिट्टो वो 20 पेपर में से ही मिलेगा, पर वो 20 पेपर सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, वो भी थरली, एक भी मार्क का कुछ छोड़ने का नहीं उसमें। और के साथ और भी होते हैं ना क्वेश्चन, तो और वाले भी करने पड़ेंगे तुमको। सो प्रैक्टिस ओल्ड पेपर, क्योंकि ओल्ड पेपर गिव्स यू नाइस रिजल्ट्स, ठीक है। ओल्ड पेपर्स में से अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस है। और ये जो कोविड-19 की सिस्टम चल रही है, इस बार पेपर इजी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा यानी वो जो पुराने पेपर्स होंगे उसमें से 50 से 60% मैक्सिमम वो लोग ट्राई करेंगे कि उसी में से वो कॉपी मारे, ठीक है। 50 to 60% पुराने पेपर में से ही आएगा। तो पुराने कितने पेपर है, 3 ही पेपर है तुम्हारे लिए, ठीक है। बोर्ड के 3+3 जुलाई का भी होता है, तो 3+3 6 पेपर ही तुम्हारे पुराने होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी नया नया कोर्स है, 3 साल ही हुए हैं, ठीक है, इसलिए 6 पेपर ही है तुम्हारे पास पुराने हर सब्जेक्ट के। फिर also an old test will help you see the format and formulation of the question, and if the good for you to know what to expect, but as also a worthy practicing for measuring the time you need for the actual test. जब भी तुम 3 आवर्स का पेपर लिखोगे, वो तुम्हें मैं सिर्फ 2.5 घंटे में लिखने को कहूंगा, ठीक है। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। बोर्ड में ऐसा होता है कि तुमको ये स्टिकर लगाना है, बारकोड लगाना है, सप्लीमेंट्री लिया उसमें फिलअप किया, ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। पानी पीना है, घबरा जाओगे, नर्वस सिस्टम हिल जाएगा बॉडी का पूरा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। बहुत लोग बेहोश भी हो चुके हैं, ठीक है। फोन आया था एक बार मेरे को कि सर, वो नाम नहीं लूंगा, अपने सोसाइटी में से ही था कोई व्यक्ति, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था बोर्ड एग्जाम में, मैथ्स की एग्जाम थी, ठीक है। हालांकि उसके 65 मार्क्स आए बोर्ड में मैथ्स में, पर बेहोश हो गए थे वहाँ। पानी वानी दिया, दवाई दी, और फिर उसको एग्जाम लिखने के लिए दिया गया। तो ऐसा भी हुआ है, सेम मेरे फ्लैट के अंदर ही ऐसा था। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, उसको फेस करना पड़ेगा। तो उससे पहले तुम रेडी हो जाओ कि मुझे ये सब प्रॉब्लम से दूर रहना है। तो उसके लिए तुमको खुद अपने आप को, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम मैच्योर्ड हो, तुमको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। ये सिर्फ 6 महीने की बात है। क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि 12th के बाद 13 स्टैंडर्ड नहीं आता, 12th स्टैंडर्ड ही है। तो हर जगह पे तुम्हारा, तुम जो भी लाइफ में करना चाहोगे, 12th का रिजल्ट ही तुमको हेल्प करेगा, तुम अलग अलग चीजें कर पाओगे। अच्छी जगह पे अगर तुमको जॉब चाहिए, 12th का रिजल्ट चाहिए। अच्छी जगह पे तुमको काम करना है, 12th का रिजल्ट चाहिए। अच्छी कॉलेज में आगे एडमिशन लेना है तो रिजल्ट चाहिए। गवर्नमेंट जॉब देना है, 12th का रिजल्ट चाहिए अच्छा। तो समझ देना इम्पोर्टेंस 12th का। 10th होता तो मैं इतना कुछ भाषण नहीं देता, किसी को पास करवा देता, हो जाता है, 80% आ जाते हैं, नॉर्मल ही है, ठीक है। 12th इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइफ का रिजल्ट, फर्स्ट से 11th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कोई नहीं देखेगा तुम्हारा। जो रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारा, वो है 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट। एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर्स, अपने आंसर्स जो है वो दूसरे को जब तुम समझाते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई फ्रेंड है तुम्हारे घर पे पढ़ने आता है या पढ़ने आती है, तुम उसको घर पे बुलाओ, ठीक है, उसको बैठाओ, और तुम क्या कर सकते हो, बेस्ट वे, ये सबसे बेस्ट है, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे।
तुम्हारे फैमिली फ्रेंड या कोई भी फ्रेंड उसको बुलाने का और उसको बोलेगा देख मैं तुमको इजी टेक्निक सिखाता हूँ और जैसे मैं तुमको सिखाता हूँ ना वैसा उसको सिखाओ, जैसे भी मैं सिखाता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये सम आएगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। उसका दूसरे का जब हम कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये याद रखना। जब हम ट्राई करते हैं कि दूसरा का कॉन्फिडेंस बढ़ा दे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसका बढ़े या ना बढ़े वो अपने को नहीं पता है, ठीक है, पर अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। सो यू कुड एक्सेल ऑन योर एग्जाम, इससे तुम अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। एक्सप्लेन देम योर रीजनिंग फॉर व्हाई यू हैव आंसर्ड अ सर्टेन क्वेश्चन इन सर्टेन वे, तो तुमको उसका रीजन भी देने का कि ये जो मैंने तेरे को कहा, ये तीन मैं तुमको बोलता हूँ कि ये तीन ही सम आएंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, एक्टिविटी के, और यही सम आने वाले हैं। तो तुम मुझे क्वेश्चन कर सके, रीजनिंग मैं रीजन देता हूँ उसके साथ कि बोर्ड में ये नंबर पे इतने मार्क का ये सम आएगा, देख लो कोई भी बोर्ड का पेपर निकाल के, तो मैंने रीजन दिया। तो तुम भी उसको ऐसे रीजनिंग दे के और सर्टन वे में बताओगे ना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हारा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे तुमको फायदा होगा, उसको होगा या नहीं होगा वो तो पता नहीं, पर उसको फायदा भी होगा और तुमको भी फायदा हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ मैं तो बोलता हूँ जितना कम हो उतना अच्छा है, पर अगर होता है तुम्हारा स्टडी तो ऑर्गेनाइज कर सकते हो तुम बहुत ही अच्छे से। क्या होता है, जैसे कि एक चैप्टर तुमने प्रिपेयर किया, तुम उसको बोल सकते हो कि मेरे लिए कोई 3 क्वेश्चन, इतना बड़ा लेंथी पेपर नहीं, तो भी कोई भी 3 क्वेश्चन तू मुझे बोल, 3 क्वेश्चन मैं तेरे को बोलता हूँ, तुम दोनों टेस्ट लो एक दूसरे का, और 3 3 क्वेश्चन तुमने अभी तुम क्या करोगे, मैं उसको हार दूंगा, वो मुझको हार देंगे। क्यों हार देंगे? क्योंकि वो मेरे से कम आने चाहिए, ऐसा लगेगा माइंड में अपने, ऐसा आता है। तो एक दूसरे को हार्ड क्वेश्चन दो, तीनों सॉल्व करो, 3 3 सॉल्व होंगे, फिर दोनों का एक दूसरे का एक्सचेंज करके चेक करो, फिर पता चलेगा तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। तो वो एक हेल्प कर सकता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तुम अलग अलग वे स्टडी ग्रुप में इस तरह से तुम प्रिपेयर कर सकते हो, पर एक ये चीज होनी चाहिए कि फोकस स्टडी ग्रुप होना चाहिए, ना कि टिकटॉक पबजी वाला नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन अगर आ गया तो तुम पूरा बकवास कर दोगे, तुम्हारा रिजल्ट बिगाड़ दोगे, जितना भी मेहनत किया अभी तक का सब बिगड़ जाएगा। टेक रेगुलर ब्रेक्स जरूरी है, तुम पागलों की तरह बैठ के पढ़ नहीं सकते सुबह से शाम तक, ठीक है। हर जगह पर हर इंटरवल पे ब्रेक चाहिए, और ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि 2 2 मिनट में ब्रेक, ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है एवरी 55 मिनट्स, ठीक है। मैं एज अ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल साइकोग्राफिकल रीजन के साथ में बताता हूँ कि 55 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक इज मस्ट, यानी समझना क्या बोलता हूँ। साइकोलॉजिकल ये डेटा है कि अगर 55 मिनट तक तुम कंसंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ते हो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वो चीज जब दूसरा सब्जेक्ट जब तुम ट्राई करोगे तो तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, पढ़ने का ब्रेन में जो, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो 55 मिनट्स पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, कोई तुम्हारा हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, कोई आसपास प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ तुम पढ़ सकते हो और ब्रेन को शांत रख सकते हो। और जब 5 मिनट का ब्रेक लेते हो ना, मोबाइल यूज मत करना 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए तुम वॉक करके आ सकते हो, ठीक है। या फिर फ्लैट में रहते हो तो 3rd फ्लोर से नीचे 1st फ्लोर पर जाके 1st फ्लोर से वापस 3rd फ्लोर पे आ सकते हो, ठीक है। वो हेल्प करेगा, क्योंकि तुम नई चीज देखोगे, बाहर घूमोगे तो वो फ्रेश करेगा। मोबाइल लेके बैठोगे तो कुछ फ्रेश नहीं करेगा, वो 5 मिनट का 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट का 20 मिनट, 20 मिनट के बाद 3 घंटे हो जाएगा। एक मैसेज आया तो ला मैं अभी मैसेज करता हूँ, एक पबजी की रिक्वेस्ट आई, मैं पबजी की रिक्वेस्ट कर, हो गया, फिर खत्म, ठीक है। तो मोबाइल यूज नहीं करना। इट इज नॉट द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी लॉन्ग आवर्स बिकॉज लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ नॉलेज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अगर तुम बहुत लंबे समय तक 3 घंटे तक एक साथ पढ़ रहे हो ना, तो वो तुम रिटेंट नहीं कर पाओगे, वो याद नहीं रख पाओगे, नॉलेज काम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने तुमको टाइम लिमिट दे दी, 55 मिनट्स तक तुम पढ़ो, जो भी कर रहे हो वो करो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो, ब्रेक में भी मोबाइल यूज मत करो, ठीक है। और इस तरह से तुम कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडिंग इज टू डेवलप अ रूटीन दैट फिट्स योर स्टडी लाइफ। हाँ, रूटीन बना लो, ठीक है। जैसे पापा होते हैं, सुबह में जाते हैं जॉब, 8 o'clock आते हैं 9 बजे, उनका टाइमिंग फिक्स होता है, रूटीन फिक्स है। उठने का 7 बजे, 8 बजे यहाँ जाने का, 8 बजे ये काम करने का, अटेंडेंस लगवाने की, ये सब फिक्स रहता है। वैसे तुम लोग बनाओ, मॉर्निंग में 6 बजे उठना स्टार्ट करो अभी से, ठीक है। 6 बजे उठने के बाद तुम कर सकते हो एक प्रेयर एक्सरसाइज कर सकते हो, हाफ आवर रखो प्रेयर, 6 to 6:30, 6:30 to 7 तुम एक्सरसाइज करो, जो भी करनी है एक्सरसाइज। 7 से लेके तुम 8 o'clock तक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो तुम्हारा सबसे बोरिंग हो,
तुम्हें जो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, क्योंकि तुमने एक्सरसाइज की होगी, तुमको नींद नहीं आएगी, वो सब्जेक्ट एक्सरसाइज की होगी तो नींद नहीं आएगी। 7 to 8 या 8:30 तक वो सब्जेक्ट पढ़ो जो सबसे बोरिंग लगता है तुमको, अकाउंट, स्टैट्स, इको, बीए, इंग्लिश, जो भी बोरिंग लगता है वो तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर तुम क्या कर सकते हो, तो तुम तुम्हारा शेड्यूल बना सकते हो, तुमको जो फिट लगता है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली तुम आगे बढ़ सकते हो। सो इस तरह से रूटीन सेटअप करो। स्नैकिंग और हेल्दी फूड इज गुड फॉर ब्रेन। अब ये थोड़ा समझा देता हूँ कैसा स्नैकिंग। हाँ, स्नैकिंग मीन्स स्नैक्स जो तुम खाते हो, कंज्यूम करते हो, वो ठीक है, पर किस प्रकार के खाने, अभी हेल्थ का ध्यान रखना है। 1 मिनट देना मुझे। अभी तुम लोग जो खाना कंज्यूम करते हो, अभी तक जो कंज्यूम करते थे, ठीक है, अभी तो सब बंद है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी आने वाले टाइम में सब खुल जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो चीज है ध्यान रखनी है वो तुम्हारे हेल्थ है अभी। क्योंकि तुम अगर 30 डेज के लिए भी अगर कुछ हो जाता है, तुमको बीमार हो जाते हो, अगर 10 से 15 डेज भी तुम बीमार हो जाते हो ना, तो भी तुम्हारे स्टडी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि वो कवर करना अब के टाइम में, पहले हो गए होते वो सब ठीक था, अब के टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। So you should not eat unhealthy food while you are studying. Keep your body and brain fit by choosing natural, fresh and vitamin-rich food. घर पे बनाया हुआ खाना, स्नैक्स घर पे ही बनाओ। स्नैक्स में कुछ ज्यादा घर का बनाने का जरूरत नहीं है। फ्रेशली जो भी तुम बीन्स खा सकते हो, मग और वो सब होता है, बॉयल और वो सब करके जो तुम कर सकते हो, that is good for you and would improve your concentration and memory. मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, उसी के लिए रिलेटेड खाने का। बाहर के स्नैक्स बंद कर दो अभी टोटली 6-7 मंथ्स के लिए। प्लान द डे ऑफ योर एग्जाम, चेक ऑल द रूल्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जाम। ये एग्जाम के टाइम का है। प्लान योर रूट एंड द टाइम इट मे टेक टू द डेस्टिनेशन। तब वो तब मैं समझाऊंगा किस तरह से तुम्हें पहुंचना है, तो तुमको कितना मिनट लगना चाहिए वो सब तुम देख लो। देन एड सम एक्स्ट्रा टाइम, उसमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कर दो, क्योंकि वो टाइम पे ट्रैफिक और वो सब प्रॉब्लम हो सकती है। यू डो नॉट वांट टू अराइव लेट, क्योंकि तुमको लेट नहीं पहुंचना है। डील विद इवन मोर एग्जाइटी, अगर लेट हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। वो सब नहीं होना चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे उसके लिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिक्स कर दो, अलार्म लगा दो, हर 30 मिनट्स के बाद वो अलार्म बजना चाहिए। और वो बॉटल तुमको लेके बैठना है, ठीक है। किचन में जाके ग्लास में भर के पानी पीने की जरूरत नहीं है, बॉटल भर के रखने का 1 लीटर का। वो रखने से क्या होगा, हर आधे घंटे में 1 गिलास पानी पियो। मैं तो यही बोलता हूँ। While studying for exam and even during an exam, it is advisable to drink water. Remaining hydrated is vital and adds to your overall positive mood. तो जितना पानी पियोगे पॉजिटिव मूड रहेगा, और तुम्हारे अंदर बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पर हम बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बेहोश हो गए एग्जाम के अंदर, तो वो पानी नहीं पीते और टेंशन लेते रहते हैं, इस कारण होता है, ठीक है। तो हमें पानी पीते रहना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पॉसिबल हो। बस ये 10 पॉइंट थे मेरे को जो तुम्हें समझाने थे। दूसरी ये चीज है समझानी अभी, कि 195 डेज है तुम्हारे पास, ठीक है। अभी ये जो 195 डेज है, उसमें तुम ऐसा प्लान करो कि जितने भी चैप्टर्स हो गए हो ना, वो चैप्टर्स, हर चैप्टर्स एटलीस्ट, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, सिर्फ एटलीस्ट, कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स होने चाहिए तुम्हारे पास। मतलब तुमने 3 बार उसे प्रैक्टिस करना है, तब जाके तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अभी देखो स्टैटिस्टिक्स का मैं तुमको कुछ भी बोलूँ ना, सम दे दूँ ना अभी, तो तुम सम तो सॉल्व करोगे पर रॉन्ग आंसर आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। कोई भी सम दे दूंगा, रैंक का दूं या किसी का भी दूंगा, आंसर रॉन्ग आएगा। कारण कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन और वो तुम्हारा जो स्पीड होना चाहिए ना कैलसी के साथ, और तुम्हारा जो मेथड होना चाहिए कि एक मेरे को सेट करना है कि पहले ये सम ये करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो अभी तक तुमने सेट नहीं किया अपने आप को, कि जब भी ये सम मेरे पास आएगा तो मुझे पहले टेबल बना देना। ये ऐसा माइंड में फिट होना जानी चाहिए कि ये सम आने वाला है, यही करना है मुझे। कैलसी इस तरह से होता है यूज, फटाफट वो 5 मिनट है, 7 मिनट, 5 to 7 मिनट्स में 3 मार्क का सम हो जाना चाहिए। 10 to 12 मिनट्स में 5 मिनट का। क्यों बताता हूँ, ये भी रीजन है कि 3 आवर के पेपर में ये टाइमिंग होना जरूरी है। 2 मार्क का सम होता है तो 4 से 5 मिनट्स इनफ है। अगर 3 मार्क का सम होता है तो वो 5 to 7 मिनट्स इनफ है। और अगर 5 मार्क का सम होता है तो 10 से 12 मिनट इनफ है। अगर इससे ज्यादा टाइम तुम सम में लगाते हो तो तुम दूसरे सारे सम छोड़ रहे हो, ऐसा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, फिर तुम कर ही नहीं पाओगे वो सम को सॉल्व। इसलिए वो स्पीड तुमको लानी है। तो वो स्पीड लाने के लिए तुमको एटलीस्ट ये 3 बार सम सॉल्व करने पड़ेंगे, 3 टाइम्स। अगर सम नहीं कर पाओगे तो, इतना जल्दी नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा।
इको बीए में भी मैं तुमको बता देता हूँ, जितना सब पॉइंट्स करोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। सब पॉइंट्स जितने जल्दी होंगे उतना तुम लर्न कर आंसर लिख पाओगे, क्योंकि सब पॉइंट्स नहीं आएंगे तो हो गया। इको बीए का मैं तुमको बोलता हूँ, डेट दे देता हूँ कि वो डेट को खत्म हो जाएगा। आज हुई है 14 अगस्त, तो इको बीए का यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ अर्चा, तो तेरे को यहीं ध्यान देना है इको बीए का। वहाँ पे भी तू पढ़ने जा सकती है क्लास पर यहाँ पे भी मैं चलाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली 1 और 2 ही चैप्टर्स हुए, ओके सर। ज्यादा चैप्टर्स नहीं हुए इधर, ठीक है। तो वो तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा ना एक बार, तो एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो ही जाएगा, वो मुझे पता है, ठीक है। सो इको बीए सबसे पहले खत्म होगा, फिर खत्म होगा अकाउंट, फिर खत्म होगा स्टेट्स और इंग्लिश। तो अगर मेरे को 7 दिन मिल गए, कोई भी 7 दिन, तो इंग्लिश 7 दिन में खत्म हो सकता है, ठीक है। 7 डेज में इंग्लिश खत्म, ठीक है। सो तुमको चैप्टर्स तो मैं खत्म करा दूंगा, इजी वे में खत्म हो जाएंगे, पर पढ़ना तुमको है, शेड्यूल तुमको बनाना है, तुमको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दिवाली से पहले तो हम शायद मिल नहीं पाएंगे, पर दिवाली के बाद मिलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि दिवाली के बाद शायद पॉसिबल है कि ये सिचुएशन थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम क्लास पे मिल सकते हैं। पर उससे पहले तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं तुमको ये समझाने के लिए कि थोड़ा वर्कआउट किया इसके ऊपर, और मैंने समझा ज़रूरी कि तुमको ये समझाना अभी ज़रूरी है, क्योंकि फिर दिवाली के बाद बहुत लेट हो जाएगा। तो अभी हार्डली तुम्हारे पास चैप्टर्स है जो तुम सॉल्व कर सकते हो, तो तुम मैक्सिमम वो सम को कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। फिर दूसरा मैं तो ये कुछ और बताना नहीं चाहता, बस यही बोलना चाहता हूँ 195 डेज है, काउंटिंग शुरू कर दो। 195 रोज एक कम होता जाएगा और तुम्हारा काम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो काम बढ़ता ना जाए, इसलिए तुमको अभी से कुछ चैप्टर्स जो तुम्हारे अभी तक हो चुके हैं उसी को ऐसे परफेक्ट बना लो। देखो इंग्लिश का अंदर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अभी के लिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3-4 छुट्टियां मिलती है, ठीक है। और दूसरी चीज, इंग्लिश में ज्यादातर राइटिंग स्किल आता है, ठीक है। राइटिंग स्किल मतलब तुम्हें फॉर्मेट तैयार होना चाहिए, फिर तुमको अनसीन कुछ भी आता है, फिर तुम्हारा व्यूज तुम्हें उसके अंदर डालने हैं, ठीक है। ग्रामर मुझे सिखाना है, 15 मार्क का ग्रामर आता है, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट ये सब चीजें आती है, ठीक है। वो रूल्स मैं तुमको कराऊंगा, तुम अच्छे से कर पाओगे उसको, मुझे पता है। क्वेश्चन आंसर आते हैं, 4-4 क्वेश्चन आते हैं सब में, हर रोज, और उसमें से वो एक बार चैप्टर हम समझेंगे, फिर एक बार रोज हम करेंगे ऐसा कि आज 3 चैप्टर की टेस्ट दो, कल दूसरे 3 चैप्टर की, फिर 3 चैप्टर की, फिर 3 चैप्टर की, 3-3 चैप्टर करके मैं वो कोर्स भी खत्म करवा दूंगा तुम्हारा। लर्न करने का जो टाइमिंग होगा वो खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो 3-3 चैप्टर करके रोज टेस्ट ले लूंगा तुम्हारा, एक शेड्यूल बना दूंगा इंग्लिश के लिए। तो 3-3 चैप्टर करोगे तो 7 दिन में 3 7 21 चैप्टर्स है, 3 7 21 खत्म हो जाएगा तुम्हारा 7 दिन में इंग्लिश का पोर्शन। सो इंग्लिश का टेंशन अभी मत लो, टेंशन अकाउंट स्टेट्स इको बीए का लो। उसमें भी अकाउंट स्टेट्स का तुम जितने भी चैप्टर्स, जैसे पार्ट 1 स्टेट्स में हो गया है, स्टार्ट कर दो पार्ट 1, चैप्टर 4 पहले लो, फिर 3 लो, फिर 2 लो, फिर 1 लो, सब सम्स करो, इलेस्ट्रेशन सारे करो, एक्सरसाइज के सारे सम्स करो, और जितना टाइम हो सके उतना एक दिन में खत्म करने का ट्राई करो, 2 दिन में मत रखो। सपोज एक चैप्टर लेके बैठे हो तो आज ही वो खत्म कर दो, क्योंकि वो दूसरे दिन के लिए वो चैप्टर फिर 3 दिन हो जाते हैं। आज चैप्टर सपोज एक लिया तो आज ही खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि आज खत्म नहीं किया तो वो कल जाके आधा रह गया तो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा वो चैप्टर का तुमको। एक दिन में किया होगा तो फॉर्मूला याद रहेगी, समझ में आएगा कि हाँ मेरा, और कॉन्फिडेंस पहली बात है आएगा कि मेरा खत्म हो गया है चैप्टर, ठीक है। सो इस तरह से तुम कर सकते हो, ठीक है।